हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 10। तो उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 9 को आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो को पॉज बीच में कर करके। जो मैं अक्सर बोलता आ रहा हूँ कि आप लोगों ने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो उसके बनाते रहे होंगे, क्योंकि मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स ही आपके एग्जाम के 10-15 दिन पहले जो रिवीजन होता है उसमें बहुत मददगार साबित होता है। चलिए लेक्चर नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग लेक्चर नंबर 9 में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट शुरू कर चुके थे हम लोग। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर नंबर जो हमारा ये 10 है। चलिए, तो अनुच्छेद 54 यानी कि आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो एक सीधा सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, कौन निर्वाचित कौन करता है, चुनता कौन है। तो आप टिक करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्वाचक मंडल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि जो ये इलेक्टोरल कॉलेज है या निर्वाचक मंडल है, इसका कंपोजिशन बताओ भाई, इसका कंपोजिशन क्या होगा। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला अगर हम बात करें कौन होता है, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी कि खाली इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते। अगर हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो लोकसभा में आपके दो एंग्लो इंडियंस, अब खैर ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है, दो एंग्लो इंडियंस होते हैं नॉमिनेटेड। और ऐसे ही राज्यसभा में आपके 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो अगर हम इस लाइन को देखें तो इसके अकॉर्डिंग साफ साफ लिखा हुआ है कि जब इलेक्टोरल कॉलेज की कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये 2+12 इसमें नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना आपको, इलेक्टोरल कॉलेज में पहला कौन होगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। यानी कि जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो अपना उत्तराखंड ले लेते हैं, उसमें एक उत्तराखंड की जो स्टेट असेंबली है, तो स्टेट असेंबली के सारे मेंबर, यानी कि जिनको हम लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हमारे यहाँ कितने हैं, 70 हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में लगभग कितने हैं, 400 आपके एमएलए हैं। तो ऐसे ही 28 राज्यों के जो एमएलए होंगे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। याद रहे कि 70th संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था, एक इंडिविजुअल ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली और पुडुचेरी जो यूटी है उनके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए गए। अभी हमारे यहाँ 8 यूटी हैं, 8 में से अभी 2 में ही चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक दिल्ली में और आपका कहाँ पर, पुडुचेरी में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी हम लोग वेट करेंगे जब तक पूरा इनका प्रोसेस होता नहीं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली और पौंडीचेरी के जो एमएलए हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो आप टिक करके आएंगे 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1992 में है। अगला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों और राज्य विधान परिषद के सदस्यों तथा दिल्ली विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। तो इस लारी लाइन में लिखा है कि कौन कौन से लोग शामिल नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया है। देन राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, ये रट्टा मान लो, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, और यूनिफॉर्मिटी होती है। बस ये इतना डीप नहीं है ना। अगर मैं आपके पीसीएस के एग्जाम की बात करूं, आर ओ के अपर पीसीएस की बात करूं, तो इतना ही आपने, ये की वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हो गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हो गया, और यूनिफॉर्मिटी हो गई। बस ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जनसंख्या से तात्पर्य 1971 का जो सेंसस है वो ही लिया गया है। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि किस डेटा के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, तो आप टिक करके आएंगे 1971 का जो आपका सेंसस है उसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 84th संविधान संशोधन 2001 द्वारा
अनुच्छेद 55 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव में 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाए। देखिए अभी जो हमारे नए राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो जो चुनी गई हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा जनसंख्या का आधार लिया गया था। तो आप टिक करेंगे 1971 का जनसंख्या का आधार लिया गया था। अगला देखेंगे पॉइंट, अनुच्छेद 56 यानी कि आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। यानी कि एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आप टिक करेंगे 5 इयर्स। किंतु 5 वर्ष से पूर्व कभी भी वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो ये देखो एक और एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे लिए तैयार हो गया, क्या कि प्रेसिडेंट अपने टाइम से पहले अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सौंपता है। तो आप टिक करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को देता है। आर्टिकल 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा नहीं है। 61 1/4, 14 2/3 और उसके बाद 2/3। तो इस फॉर्मूले को समझते हैं और समझते समझते मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है वो किस आर्टिकल में आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करेंगे आर्टिकल 60। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को इम्पीच करने का जो प्रोसेस है वो किस हाउस में शुरू होता है, क्या लोकसभा में या राज्यसभा में। तो क्या आप टिक करेंगे, वो लोकसभा में भी शुरू हो सकता है या राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है। तो कोई बाउंडेशन नहीं कि सिर्फ लोकसभा में शुरू हो। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी हाउस में चाहे लोकसभा या राज्यसभा में शुरू करने के लिए कितना बहुमत चाहिए। तो 1/4 चाहिए। उसके बाद फिर ये 14 क्या होता है, 14 डेज का जो है नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जी को दिया जाता है। 14 दिन के बाद राष्ट्रपति संसद में आते हैं और जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट में अपनी सफाई में स्टेटमेंट देते हैं। फिर लोकसभा में 2/3 से बहुमत पास होना चाहिए और फिर राज्यसभा में 2/3 से बहुमत पास होना चाहिए और राष्ट्रपति बाहर। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है कंप्लीट होता है। आर्टिकल 61 1/4, 14 डेज का नोटिफिकेशन, फिर एक हाउस में 2/3 और फिर दूसरे हाउस में 2/3 करके आप राष्ट्रपति को बाहर कर सकते हैं। अभी तक सिंस 1950 ऐसा नहीं हुआ है कि कोई राष्ट्रपति जो है वो इस फॉर्मूले से बाहर किया गया हो। लेकिन ये प्रोसेस एक राष्ट्रपति के खिलाफ शुरू हो गई थी और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव और उसकी पदावधि संबंधी प्रावधान दिए गए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो 6 महीने के भीतर भीतर आपको यानी कि इलेक्शन कमीशन को हर हालत में जो चुनाव हैं जो इलेक्शंस हैं वो करवाते हैं। तो यहीं से देखो एक एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि बताओ वो कौन सी अवधि है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो कि जिसमें आपके क्या अवधि है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 11 महीना। तो आप टिक करेंगे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी। देन यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, क्योंकि देखो क्या हुआ है, प्रेसिडेंट जो होता है जब उसका पोस्ट वेकेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करता है क्योंकि बैकअप ही है वो। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद भी रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको हम टेम्पररी तौर पे भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन बनेगा प्रेसिडेंट, आप टिक करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाए गए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सुप्रीम कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, एम हिदायतुल्लाह। और टेन्योर मैंने दे दिया 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त, लगभग लगभग 1 महीने से ऊपर। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अधोरेखित शपथ या प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञान करते हैं। सिंपल आर्टिकल 60 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलाता है, तो आप टिक करके आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप आर्टिकल 60 में दिया गया है, ना कि जो शेड्यूल 3 है उसमें दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेड्यूल 3 में सारी की सारी ओथ दी गई है, उनके फॉर्मेट्स दिए गए हैं, बट राष्ट्रपति क्या ओथ लेगा इसके बारे में आर्टिकल 60 में ही लिखा हुआ है, ना कि शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। देन राष्ट्रपति का वेतन, जो उनका सैलरी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, जो आयकर से मुक्त होता है। यानी कि आपके राष्ट्रपति को जो 5 लाख रुपए महीना जो सैलरी मिलती है, उसमें उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये साफ साफ किताबों में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते, इन्वॉल्वमेंट एंड अलायंस उनकी पदवी के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि पार्लियामेंट उनकी, जब जो राष्ट्रपति हैं उनके रहते रहते नहीं करेंगे। अगर मान लो उनकी सैलरी कम करते हैं तो वो अगले जब राष्ट्रपति आएंगे तो तब से इम्प्लीमेंट होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर वहां की प्रक्रिया 61 में दी गई है, मैंने अभी आपको पहले बता दिया था। और 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन किए जाने पर उनके विरुद्ध इम्पीचमेंट चलाया जाता है। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद अगर कुछ हो तो वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर कभी भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जो डिस्प्यूट है वो कहाँ पर सॉर्ट आउट होगा। वो डिस्प्यूट आपका जो है वो कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सौंपा होगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना। देन वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति जो है यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो किस किस की नियुक्ति करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये लिख लो आप पीएम प्लस कैबिनेट। उसके बाद जो नीचे लिखे हुए हैं वो सारे पढ़ देता हूँ। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के कैट सीएजी की अपॉइंटमेंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी की अपॉइंटमेंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं। जितने भी हमारे कमीशन हैं जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, और उसके बाद एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इन सब के चेयरमैन और मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेंगे, वो आपके प्रेसिडेंट करेंगे। रट्टा मार लो बस। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। राजभाषा आयोग यानी कि लैंग्वेज कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो इतने आपको याद रखने कि भाई किन किन का जो अपॉइंटमेंट है वो आपके राष्ट्रपति कर रहे हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दें जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी गई है। यानी कि आर्टिकल 78 कहता है कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, कि भाई सरकार जो है वो क्या क्या डिसीजन ले रही है। ये सारी बातें जो है वो पीएम जो है वो किसको जानकारी देंगे, वो आपके प्रेसिडेंट को जानकारी देंगे या जानकारी देनी पड़ेगी, ऐसा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यानी कि पीएम प्लस कैबिनेट। यूपीएससी के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों तथा पदावधि के विषय में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है कि भाई यूपीएससी में कितने मेंबर्स होंगे, उनका टेन्योर क्या होगा, ये सब राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद गठित कर सकते हैं, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल। इंग्लिश में बोलेंगे तो इस तरीके से होगा कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कौन गठित करता है, तो आप टिक करके आएंगे प्रश्न करता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित राज्यों का
प्रशासन संभालते हैं। तो हमारे भाई जो 8 यूटी हैं उनमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो आपके राष्ट्रपति हैं, वो इन आठों यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभालते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। तो भैया आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, 79, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होने का है, बिल्कुल रट्टा मार लेने का आप लोगों का कि आर्टिकल 79 में किसके बारे में लिखा हुआ है, संसद के बारे में। तो कई लोग सोचते हैं भाई संसद क्या हो सकता है। तो संसद क्या हुआ, राष्ट्रपति हुआ, लोकसभा हुआ और राज्यसभा। इसीलिए कोई भी जो आपका बिल होता है, वो बिल जो एक्ट है वो कब बनता है, बिल से एक्ट, भाई जब संसद से पास होता है। और संसद से पास होने का मतलब बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझ में आया बच्चों आपको यहाँ तक? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और अगर नींद आ रही है तो चाय का कप ले लो, एक कॉफी का कप ले लो, टेक अ ब्रेक, और फिर दोबारा पढ़ने में लगो, क्योंकि मौके जो है आपको बार बार नहीं मिलेंगे ऐसे एग्जाम आने के। चलिए तो एक ये और स्लाइड कर लेते हैं, ज्यादा लंबाई लेंगे क्योंकि एक बार में पढ़ते होते शायद आप लोग थक जाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति को संसद द्वारा अधिवेशन बुलाने तथा सत्र भाषण की घोषणा करने का अधिकार है, किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होता। सिंपल भाषा में बात करते हैं, ये तो ब्रिटिश लैंग्वेज है और जो मैं भाषा बात करूंगा सिंपल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हमारे एक साल के अंदर जो है, अगर अभी हम देखें जो अभी सिनेरियो चल रहा है, 3 सेशन होते हैं। सुना होगा बड़े आराम से आपने, बजट सेशन, कभी देखा तो नहीं होगा लेकिन नाम सुना होगा। बजट सेशन के पहले बड़ी लोगों की हालत खराब होती है। दूसरा जो इस समय चल रहा है, मॉनसून सेशन। और तीसरा आपका विंटर सेशन। ठीक है। तो ये जो सेशन है, ये बुलाता कौन है, ये राष्ट्रपति बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, चलो जो जो सैलरी आपको मिल रही है, अब काम करने का समय हो गया है, नाउ कम बैक टू योर पार्लियामेंट। तो भाई बजट सेशन में सारे मेंबर पहुंच जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा के। मॉनसून सेशन में सारे पहुंच जाते हैं और विंटर सेशन में। ये एक तो एक बात हुई। दूसरा ये कहा गया है, जो यहाँ पर ये लिखा है 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। साफ साफ कहा गया है कि किन्हीं भी 2 सेशंस के बीच में, मान लीजिए बजट सेशन जो है, आ, मान लेते हैं मार्च में होता है, फेब में शुरू होता है, मार्च में मान लेते हैं। यानी कि जो अगला सेशन है, मार्च, सॉरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक हो जाना चाहिए। यानी कि सितंबर से बाद नहीं, अक्टूबर में नहीं चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में फिर 6 महीने से ज्यादा हो जाएगा। तो अगला सेशन सितंबर में होना चाहिए, यानी कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। लेकिन अच्छी बात है कि बजट से पहले ही फिर दूसरा सेशन मानसून अगस्त में हो जाता है, तो 6 महीने का नियम नहीं चलता, मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भाई, एग्जामिनर को पड़ सकती है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि 2 सेशन के बीच में कितने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में होंगे 3, 6, 9, 12, पता नहीं ऐसे ही क्यों देते हो। तो आंसर क्या टिक करेंगे भाई आप लोग, 6 महीने। समझ में आ रहा है सबको? चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत खराब बात है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष प्रथम में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, है ना। तो बुकिश लैंग्वेज बड़ी पकाऊ होती है, मुझे भी पता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी आपके लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, नए मेंबर लोकसभा में चुन के आएंगे, राष्ट्रपति साहब बोलेंगे भैया हाँ, चलो तुम लोग आ गए हो, अच्छा काम करना। लोगों की जो जो लोगों ने तुम्हें चुन के भेजा है अपनी दुख तकलीफ बताने के लिए और बिल पास करने के लिए, अच्छे अच्छे बिल पास करो, वो तुम काम करो। तो ये राष्ट्रपति साहब जो है पहली मीटिंग में आके अपना ये भाषण दे के चले जाएंगे। अब माने ना माने, अब मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आपके ऊपर है कि ये कोर्स आपने परचेज किया है, परचेज तो कर लिया और शिद्दत के साथ उस कोर्स को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये आपके ऊपर है। बट मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। ऐसे राष्ट्रपति आते हैं, ईमानदारी से अपना जो प्रवचन है या जो भाषण है वो बोल के चले जाते हैं। दूसरा जो यहाँ पे काम लिखा हुआ है कि साल का जो पहला सेशन होता है, यानी कि बजट सेशन, हर साल बजट आता है, हर साल फरवरी में बजट आता है, तो बजट का सेशन से पहले भी यही भाषण देके वो जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, यदि किसी साधारण विधेयक पर सदन के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए
तो भैया क्या बुलाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, क्योंकि आर्टिकल 108 में रहता है। तो बच्चों ध्यान रखना, वहां पर 552 प्लस 250 कितना हो गया, 2 और 10 और एक 6 7 8, 800 लोगों के बैठने की जगह संसद में है। डोंट इमेजिन कि अपने लोग घर से कुर्सियां लेकर आते हैं, क्योंकि एक बार कई बार ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे एक सवाल पूछ लेते हैं मुझसे कि सर इतने लोग एक साथ बैठ कैसे जाते हैं। खैर वहाँ जगह है, और जो हमारी नई पार्लियामेंट बन रही है उसकी तो बात ही है। और फिर एक और चीज, जो राष्ट्रपति 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं कहाँ पर, राज्यसभा में, वो पर्टिकुलर इस फील्ड से होने चाहिए, जैसे कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में अनुभव रखने वाले, उन्हीं को राष्ट्रपति जो है कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा भेजते हैं। तो वही इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। मुझे दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग उबासी या बोरियत हो रही है, लंबा लेक्चर होता जा रहा है, कोई बात नहीं, यहीं पे रुको, नोट्स बनाओ, टेक अ रेस्ट, टेक अ कप ऑफ टी कॉफी, और उसके बाद दोबारा अगले लेक्चर की तरफ बढ़ो।